करीब 200 साल पहले फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने यह कहा था कि चीन सोता हुआ दैत्य है, उसे मत जगाना। नेपोलियन की इस चेतावनी का अंदाजा शायद उस समय के अंग्रेज या फ्रेंच समझ नहीं पाए थे। उनके मन चीन एक अलग ही दुनिया में बसा, अलुप्त, गुढ़, पुरातन और छान युग में जीने वाला एक अटूला साम्राज्य था। उस वक्त 200 साल पहले ब्रिटिशर्स और फ्रांस चीन के बारे में बस इतना जानते थे कि वहां पर ताजगीदायक चाय के छोर होते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन इतिहास के अभ्यासकर्ता नेपोलियन को यह पता था कि चीन ना सिर्फ एक साम्राज्य है बल्कि साम्राज्यवादी भी है और भूतकाल में यह दैत्य अपने आसपास के सभी पड़ोसी देशों का भौगोलिक विस्तार खा चुका है। आसपास के प्रदेशों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना देना यह चीन के मन अजुक्ति या अन्यायजनक बात नहीं थी, अपितु चीन तो इसे अपना मूलभूत अधिकार समझता था। यूरोपियन और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चीन को पछात मानते थे, जबकि चीन के लोग अपनी संस्कृति को एकमात्र दुनिया की सबसे सभ्य संस्कृति मानते थे और वो पृथ्वी के केंद्र को भी चीन ही मानते थे। और इसलिए चीनियों ने उस वक्त अपने साम्राज्य का जो नाम रखा था, जो चीन का पुराना नाम भी था, वो ज़ोंगो यानी कि मिडिल किंगडम था। चाइना नाम तो यूरोपियनों का दिया हुआ था। जब बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से भी 221 साल पहले चीन में क्वीन वंश का राज था, तब चीनी भाषा का ओरिजिनल शब्द QIN क्वीन को यूरोपीय लोग क्वीन बोलते थे, जिससे पश्चिमी देशों में यह शब्द प्रचलित हो गया। आज के युग में चीन का अपने आसपास के सभी पड़ोसी देशों के साथ सरहदी विवाद है। जी हाँ, इसमें रशिया और पाकिस्तान भी बाकात नहीं है। ये विवाद क्यों है, क्या है और कैसे है, वो हम हर कंट्री वाइज जानेंगे। लेकिन चलिए इससे पहले हम इस विवाद के मूल को जानते हैं, उसकी गहराई को पकड़ते हैं। अब ईस्वी सन पूर्व साल 1762 में यानी कि आज से करीब 4,500 साल पहले चीन में एक शांग वंश हुआ करता था। यह शांग वंश चीन पर शासन करने वाला चीन का सर्वप्रथम वंश था, अथवा तो यूं कहे कि देश के तौर पर चीन की ऑफिशियल स्थापना इस वंश के बाद हुई। चीन में शांग वंश के समय के इस नक्शे को देखिए। उस समय के चीन का विस्तार एरिया में देखे तो आज के चीन से 7 गुना से भी कम था, यानी कि बहुत छोटा। यह शांग वंश हुआंग हे नदी के फलद्रुप मैदानों तक ही फैला हुआ था। अभी शांग वंश के बाद बारी आती है QIN क्वीन यानी कि चीन वंश की। और चीन वंश ने शांग वंश के साम्राज्य को आसपास के और प्रदेशों को जीतकर और बड़ा कर दिया। उस समय नॉर्थ साइड से मंगोलिया से बहुत सारे हमले चीन पर होते थे, इसलिए नॉर्थर्न अटैक्स को रोकने के लिए इस चीन वंश ने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवाया। इसके बाद चीन में हान वंश आता है और सबसे ज्यादा अड़ोस पड़ोस के प्रदेशों को जीतने का श्रेय भी हान वंश के सम्राटों को जाता है, जिन्होंने चीन पर करीब 405 सालों तक यानी कि 4 सदी तक शासन किया और चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को और लंबी बनाकर उसे करीब 9,980 किलोमीटर बड़ा कर दिया। हान वंश के राजाओं ने चीन के साम्राज्य को मध्य एशिया तक और यहाँ भारत में कश्मीर की सीमा तक फैला दिया था। हालांकि वो कश्मीर पार करके भारत तक नहीं आ सके थे। इसके अलावा हान वंश ने चीन के उत्तर में उत्तर कोरिया तक के विस्तार को और यहाँ अग्नि एशिया में वियतनाम के विस्तार को भी अपने ताबे में ले लिया था। अब जो ये हान वंश का काल था, वो चीनियों के लिए सबसे स्वर्णिम काल हुआ करता था। इसी दौर में चीन ने विद्या, धर्म, कला और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। मुद्रण कला की खोज हान वंश ने की थी। इतना ही नहीं, कागज की खोज भी हान वंश में हुई थी और इसके साथ पेपर करेंसी यानी कि कागज की नोटों को चलनी नोटों में अपनाने वाला प्रथम देश भी चीन ही था। दुनिया में सबसे पहला होका यंत्र यानी कि कंपास भी हान वंश के दौरान चीनी संशोधकों ने बनाया था और ईस्वी सन पूर्व साल 100 के दरमियान सिल्क रूट भी हान वंश ने बनाया था। इस सिल्क रूट से ही 2-2 खोंदों वाले ऊंट पे बैठकर चीनी सौदागर रेशम को लेकर वाया बगदाद रोमन एम्पायर तक जाते थे और चीनी रेशम का व्यापार करते थे। रेशम बेचकर वो उसकी प्राइस के रूप में सामने से सोना लेकर आते थे, यानी कि रेशम का सौदा करते थे और सोना कमाकर ले आते थे। और इसी वजह से उस वक्त के दौरान जितना सोना पूरे यूरोप में नहीं था, उससे ज्यादा सोना तो चीनियों के पास पहुंच गया। रोमन साम्राज्य के पतन के कुछ मेन कारणों में से एक कारण यह भी था कि उन्होंने रेशम के मोह में अपने स्वर्ण भंडार ही खाली कर दिए थे।
हान साम्राज्य के दौरान ही चीन में कन्फ्यूशियन नाम के संप्रदाय की स्थापना हुई, यानी कि कन्फ्यूजन नाम का धर्म प्रचलित हुआ। इसके अलावा विद्या, कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में हान वंश उस वक्त जितना डेवलप था उतना तो रोमन एम्पायर भी नहीं था। भौगोलिक दृष्टि से भी उस समय हान वंश का चीनी एम्पायर रोमन साम्राज्य से बड़ा हुआ करता था और हान वंश के दौरान हुई ये सब सफलता और सिद्धियां चीनी लोगों के मन में एक गहरी असर पैदा करे, ये बट नेचुरल था, जिस वजह से चीनियों के दिमाग में ये बात घर कर गई कि जहां जहां हान वंश की आबादी है वो प्रदेश और उसके आसपास के भी सभी प्रदेशों को जीत लेना उनका नैसर्गिक अधिकार है। और ऐसे गौरव की सीमा रेखा को लांघ कर अभिमान में मदहोश होने वाले चीनी लोग अपने आप को चीनी नहीं लेकिन हान वंश के बताने लगे। आज भी अगर आप किसी चाइनीज से मिलो तो उसे पूछना, वो गौरव से कहेगा कि मैं हान वंशी हूं। और हान वंश ने विस्तारवाद के गहरे मूल चीनियों के दिमाग में डाल दिए थे और ये भयंकर हद का एक मानस परिवर्तन था जो आसानी से मिटने वाला नहीं था। हालांकि साल 220 के बाद चीन के साम्राज्य का अंत होने लगा। विविध प्रांतों के छोटे बड़े सूबेदार और प्रांतदार केंद्रीय हान वंश के सामने बगावत के सुर पुकारने लगे और इसके बाद हान वंश टूट गया। हान वंश के टूटने के बाद चीन अशांति का और आंतरिक विग्रह का भोग बना। करीब 1000 सालों तक चीन में कोई स्थापित या प्रखरकारी सत्ता का उदय नहीं हो पाया और 12वीं सदी में तो चीनियों पर चंगेज खान कहर बनकर टूट पड़ा। ये चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। मंगोलिया वासी चंगेज खान मूल टेंगरिज्म या शामनिज्म प्रैक्टिस करता था। यह मंगोलिया का एक अलग ही संप्रदाय हुआ करता था और खान शब्द भी मूल मंगोलिया का है जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। और साल 1206 तक पूरा मंगोलिया जीत लेने के बाद साल 1213 में इस चंगेज खान ने चीन पर सुनामी की तरह आक्रमण किया। चंगेज खान सिर्फ विजय और विनाश में ही मानता था, लेकिन उसका एक पौत्र था जिसका नाम था कुबलाई खान। वो थोड़ा समझदार था। इस कुबलाई खान ने मध्य एशिया के आसपास के बहुत सारे प्रांतों को जीतकर अपना एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य बनाया था। कुबलाई ने चीन में अपने युआन यानी कि मंगोल वंश की स्थापना की और उसने जो भी विजय प्राप्त किए उसके कारण चीन का विस्तार अपने आप ही बढ़ने लगा। मतलब कि चीनियों के कारण नहीं, लेकिन इस मंगोलियाई शासक के कारण। खैर, चंगेज खान के बाद कुबलाई खान ने बसाए युआन यानी कि मंगोल वंश ने पूरे चाइना पर सन 1271 से लेकर सन 1368 तक राज किया। इसके बाद युआन यानी कि मंगोल शासन तो चला गया, लेकिन मंगोलिया के इस शासक ने जिस पर प्रदेशों पर थोड़े बहुत सालों के लिए ही अगर हुकूमत की थी तो उस हुकूमत के पुराने नक्शों को चीनी खंगाल कर उन देशों को दिखाने वाले थे और भविष्य में उन सभी प्रदेशों को भी चीन का बताने वाले थे। जी हाँ, जिन प्रदेशों को कभी चीनियों ने जीता ही नहीं था। खैर, विदेशी मंगोलियाई हुकूमत के बाद कई सालों बाद चीन पर मंचूरिया के सम्राटों ने अटैक किया और चीन को जीत लिया। चीन पर अपना शासन करने वाली ये दूसरी विदेशी हुकूमत थी। अब मंचूरिया प्रदेश में मंचू नाम का साम्राज्य हुआ करता था और ये जो मंचू प्रजाति थी वो हान वंशीय यानी कि चीनी नहीं, किंतु एक अलग ही जाति थी। साल 1644 में मंचूरिया के सम्राटों ने चीन में अपना मंचू वंश स्थापित किया और उन्होंने भी चीन की सीमाओं को और कई बाहरी प्रदेशों तक फैलाया। अब इस मंचू वंश की हुकूमत चीन पर साल 1912 तक रही और साल 1912 के बाद हान यानी कि चीनी लोगों का चीन डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में एक प्रजासत्ताक देश बना। ये देखिए उस वक्त के चीन का नक्शा। अब चीन के प्रजासत्ताक बनने के बाद इतिहास तो बदला, लेकिन चीनियों के मन में हान वंश का वह स्वर्ण युग अभी भी ठसा हुआ था। अभी भी चीनी हान वंश के लोग ये मानते थे कि आसपास के देशों पर राज करना उनका जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार है। चीनी ये मानते हैं कि वैसे भी मंगोल और मंचू सम्राटों ने फैलाए हुए सभी प्रदेश चीन के ही है। बोलो, कर लो बात। आज के दौर की बात करें तो आज चीन पर हान प्रजा का राज है। चीन देश की 92% प्रजाति हान है। बाकी 8% में तिबेटियन, उइदुस, काजिकी, ताई, मंगोल, हुई, हानी, मंचू, जुआंग, तुजिया, यी और तोंग जाति के हैं। मतलब कि चीन की 8% आबादी करीब 56 अलग अलग जाति की है, जबकि 92% आबादी सिर्फ एक हान जाति की है।
अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन की ये तमाम लघुमती कौम यानी कि जो 8% पॉपुलेशन है वो सभी उन जाति की है जिन्होंने कभी ना कभी चीन पर राज किया था, यानी कि हान वंशियों पर राज किया था। और आज भी वर्तमान में जो चीन है उसका 60% प्रदेश तो इन्हीं छोटी छोटी प्रजातियों के राजाओं ने जीत कर चीन में विलीन किया था। लेकिन हान ये मानते हैं कि इस पूरे चीन पर और पिछली सदियों में उन पर हुकूमत करने वाले सम्राटों ने या जातियों ने जो कुछ भी जीता था वो सभी प्रदेश चीन के हैं। और इस भूतकाल को देखते हुए आज भी दैत्य मानस वाले चीनी यानी कि हान जाति के लोग पहला शत्रु पड़ोसी इस मंत्र को मानते हैं। हम इंडियन ये मानते हैं कि सबसे पहला रिश्तेदार या सबसे पहला मित्र पड़ोसी होता है, लेकिन चीन ये मानता है कि सबसे बड़ा शत्रु पड़ोसी होता है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके पड़ोसी देश है यानी कि सबसे ज्यादा देशों के साथ जिसकी सरहद जुड़ती है वो देश चीन है। आज मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे कुल 14 देश चीन की सरहद से सटे हुए हैं। और इन 14 के 14 देशों के साथ चीन के सीमा विवाद है और चीन ने आज ऐसे कुछ 24,000 किलोमीटर वाला सरहदी विस्तार विवाद का विषय बनाया हुआ है। पाकिस्तान जैसे मित्र देश को भी उसने इससे बाकात नहीं रखा है। पाकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। इन 14 पड़ोसी देशों के अलावा दूसरे 8 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का पानी का विवाद है, यानी कि चीन के साथ जिनका झगड़ा है ऐसे देश कुल 22 है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि क्या सच में जो चीन बोलता है वो सही होगा? क्या इन सब देशों की सीमा चीन की होगी? तो दोस्तों इस वीडियो को आगे देखिए, आपको मैं इंटरेस्टिंगली ये बताता हूँ कि चीनियों ने कैसे इन झगड़ों को मोड़ लिया है। अब दोस्तों चीन जिसे अपना बताता है वो पहला देश तो मंगोलिया है, जिसके साथ चीन सबसे बड़ी सरहद यानी कि 4,677 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। और चीन पूरे के पूरे मंगोलिया देश को अपनी ही जागीर मानता है। अब ऐसा क्यों? तो दोस्तों सुनोगे तो आप भी हंस पड़ोगे। बात यह है कि 13वीं सदी में चंगेज खान ने मंगोल से आकर चीन पर आक्रमण करके चीन को जीत लिया। उसके बाद जैसे मैंने आगे बताया उसके पौत्र कुबलाई ने पूरे चीन पर शासन किया और चीन में उसने अपने युआन मंगोल वंश की स्थापना की। और उस वक्त उसने इस पूरे प्रदेश की एक कैपिटल बनाई जिस शहर का नाम दिया गया खान बालिक। ये खान बालिक आज बीजिंग के नाम से जाना जाता है। अब 13वीं शताब्दी में चीन इतिहास में पहली बार गुलाम बना था, यानी कि मंगोलिया की एड़ियों के नीचे आया था। और आज के युग में चीन इसी मुद्दे को 180 डिग्री घुमाकर ये कहता है कि साल 1271 से 1368 के बीच चीन और मंगोलिया के बीच कोई भेद रेखा, कोई सीमा रेखा थी नहीं और इसलिए आज पूरे मंगोलिया देश की चीन के विस्तार में ही गिनती होनी चाहिए। अब ये चीन का कैसा लॉजिक है? मंगोलिया के कुबलाई ने चीन को मंगोलिया में भेज दिया था, मंगोलिया को चीन में नहीं। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि 150 सालों तक इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में रहा, यानी कि 75 साल पहले ब्रिटेन और इंडिया के बीच कोई भेद रेखा नहीं थी। तो आज ब्रिटेन हमारा हुआ, पूरा का पूरा यूके आज हमें जीत लेना चाहिए। मतलब चीन का ऐसा है कि मुझे ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, अगर कोई पुरावा मिलता नहीं है तो उसे अपना बनाने के लिए उटपटांग लॉजिक मैं रजू करूंगा। सोचो, चीन जिसे अपना मानता है वो दूसरा पूरा का पूरा देश है उत्तर कोरिया। साल 1271 से लेकर 1368 के बीच कुबलाई और उसके वंश की जो हुकूमत थी उसमें नॉर्थ कोरिया भी आता था और इसीलिए आज चीन उत्तर कोरिया को भी अपना बताता है। उत्तर कोरिया का शासक भी अब तानाशाह है और वहां भी साम्यवाद है। चीन और उत्तर कोरिया की विचारधारा भी मिलती है और अमेरिका की दोनों से नहीं बनती। उत्तर कोरिया चीन के माल से ही चलता है और दोनों देशों के नेताओं और दोनों देशों के बीच भी बहुत ही अच्छी मित्रता है। फिर भी चीन उत्तर कोरिया और चीन के बीच की सरहद को मान्यता ही नहीं देता है। तीसरा देश है म्यांमार। पहले जो ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता था उस म्यांमार का चीन के साथ दोस्ती और दुश्मनी दोनों के संबंध है। दुश्मनी समझने के लिए फिर से वही कुबलाई का 1271 से 1368 वाला ये मैप देखिए, जहां कुबलाई के शासनकाल के दौरान ब्रह्मदेश का कुछ हिस्सा उसने जीत लिया था। इसलिए चीन ब्रह्मदेश यानी कि म्यांमार के उन्हीं हिस्सों को आज अपना बताता है और इस हिसाब से म्यांमार उसका दुश्मन है। और दूसरी तरफ पैरेलरली म्यांमार को चीन अपना दोस्त भी गिनाता है,
क्योंकि म्यांमार उसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को सप्लाई करता है और भारत को काउंटर करने के लिए चीन ने म्यांमार के किनारे अपना एक नौका मथक भी स्थापा है। ऊपर से कुछ साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे अंडमान और निकोबार के 2 द्वीप समूह ग्रेट कोका और लिटिल कोका जो म्यांमार को गिफ्ट में दे दिए थे ना, उनमें से ग्रेट कोका पर चीन ने अपना हाईटेक जासूसी केंद्र बनाया है और उस गुप्त केंद्र से टेलीमेट्री के द्वारा चीन हमारे भारत के श्रीहरिकोटा से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है और इस तरीके से बहुत सारी चीजों में चीन और म्यांमार की यारी दोस्ती है। फिर भी चीन म्यांमार पर अपना प्रादेशिक दावा खारिज करने के लिए तैयार नहीं है। एक बार तो म्यांमार की सरकार ने उस प्रदेश को अपना बताया था और म्यांमार सरकार की ये खबर आते ही चीन का जो हाइड्रोक्लोरिंग प्लांट वहां पर चल रहा था उस पर चीन ने तुरंत ही रोक लगा दी थी। इसके बाद म्यांमार ने अफसोस व्यक्त किया, माफी मांगी। उसके बाद ही चीन ने फिर से बांधकाम यानी कि कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। और ये सभी एशियाई छोटे छोटे देश न चाहते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए और चीन की ताकत को देखते हुए उसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन साल 1914 में ताकत तो जर्मनी की भी थी और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका क्या हश्र हुआ ये हम सब ने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा है। इसका भी यही हाल होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बारी आती है नेपाल की। विस्तारवादी चीन ने सैकड़ों किलोमीटर वाले नेपाल के प्रदेश का भी अपना साबित करने के लिए पुराने मैप्स की सहायता ली है और इसका बैकग्राउंड ये है कि 18वीं सदी में अलग अलग जागीरी में बटा हुआ नेपाल पृथ्वीनारायण शाह नाम के सरदार के कारण एक हुआ था और वो एक हिंदू राष्ट्र भी बना था। और इसके कुछ साल बाद साल 1792 में चीन ने नेपाल पर हमला करके उसका थोड़ा सा उत्तरी प्रदेश जीत लिया था और ब्रिटेन की मदद से वो प्रदेश वापस नेपाल को मिल गया था। लेकिन चीन उस पुराने नक्शे को ही चिपका हुआ है और इस नक्शे को देखकर चीन बार बार नेपाल के उस प्रदेश को अपना बताता है। इसके बाद बात करें भूटान की तो दोस्तों भारत के जैसे एनक्लेव्स बांग्लादेश में है, ऐसे भूटान के कई एनक्लेव्स चाइना के तिब्बत में भी है। चीन में करीब भूटान के 12 एनक्लेव्स है और कायदाकीय रूप से ये सभी एनक्लेव्स भूटान के ही सत्ता में आते हैं। इसलिए तिब्बत में आए इन भूटान के 12 एनक्लेव्स में जिन देशों के पास भूटान की नागरिकता नहीं है वहां के पासपोर्ट बिना परमिशन उस एनक्लेव्स में एंटर नहीं हो सकते हैं। लेकिन चीन को ये बात मंजूर नहीं है। चीन के लोग इन एनक्लेव्स में विदाउट एनी परमिशन आते जाते रहते हैं। इतना ही नहीं, भूटान के अंदर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट, एक जिला है जिसे चीन अपना बताता है। किस खुशी में? तो वही पुराने 750 साल पहले के नक्शे की खुशी में। और पिछले 750 सालों में चीन के कई सारे ऑफिशियली नक्शे बदले गए, लेकिन चाइना के लिए तो वही मंगोल शासन वाला नक्शा ओल्ड इज गोल्ड है। इसके बाद बात करें कजाकिस्तान की तो साल 1758 में चीन ने मध्य एशिया में बसे कजाकिस्तान को जीत लिया और इसके बाद साल 1830 में कजाकिस्तान की एक स्थानिक कौम ने चीनियों को वहां से खदेड़ खदेड़ कर मार मार कर भगाया और पूरे कजाकिस्तान को नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद साल 1864 में रसिया के जार सत्ताधीश ने कजाकिस्तान को अपने साम्राज्य में ले लिया और इसके बाद जैसे ही रसिया का खंडन हुआ कजाकिस्तान फिर से एक स्वतंत्र देश बन गया और आज तो चीन पूरे कजाकिस्तान देश को अपना बताता है। क्यों बताता है? तो इस पे चीन दलील ये देता है कि साल 1758 से 1830 के दरमियान कजाकिस्तान चीन के तलवे नीचे था। अभी इसके बाद तो वो स्वतंत्र भी हुआ, इससे पहले भी वो तुम्हारा नहीं था, इसके बाद रशिया का भी हुआ और आज वो स्वतंत्र देश भी है। फिर भी चीनियों को कजाकिस्तान पूरा चाहिए। सोचो किस हद से ये लोग दोगले हैं। इसके बाद बात करें वियतनाम की तो इसको भी चीन पूरा अपना बताता है और उसपे उसके दो झूठ है। एक तो वो सदियों पुराना नक्शा दिखाकर वियतनाम को अपना बताता है, दूसरा क्योंकि वो वियतनाम को अपना बताता है इसलिए द साउथर्न चाइना सी जो है जिस पर वियतनाम का ऑफिशियल आधिपत्य है वो भी चीन बताता है कि अपना हुआ क्योंकि वियतनाम भी अपना है और उस समुद्र में 50 अरब टन खनिज तेल और 20,000 अरब घन मीटर नेचुरल गैस के भंडार है और इसलिए आज वियतनाम की सत्ता में जो समुद्र आता है उस पर भी चीन हक कर बैठा है। चीन के विस्तारवादी शिकंजे से जापान भी बाकात नहीं है। यहाँ दोस्तों आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बताऊं तो अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक जो कोई भी देश है वो देश का कोई किनारा अगर दरिया से सटा हुआ है यानी कि उस देश का कोई समुद्री किनारा है तो उस देश के उस किनारे से 200 दरियाई माइल यानी कि 200 नॉटिकल माइल जितना दरियाई विस्तार
मतलब कि किलोमीटर में कहे तो 370 किलोमीटर का विस्तार उस देश की सीमा में आएगा, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे, यानी कि EEZ। और उस जल विस्तार में जो भी मत्स्य, खनिज या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस है, उस पर उस देश का आधिपत्य होगा। आपको बता दें कि 200 दरियाई माइल यानी कि 370 किलोमीटर, मतलब कि एक दरियाई माइल यानी कि 1.85 किलोमीटर। अब दोस्तों मानिए कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र विस्तार है, उसमें मानो कि चेन्नई से हम गिने तो चेन्नई के बाद 370 किलोमीटर दरिया में भारत का विस्तार हुआ। लेकिन अगर उसके भी पार भारत का कोई आइलैंड आया हुआ हो तो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उस आइलैंड के किनारे से 370 किलोमीटर तक दरिया उस देश का रहेगा। मतलब समझे कि भारत का पूर्वी समुद्री विस्तार चेन्नई से 370 किलोमीटर नहीं गिना जाएगा, लेकिन अंडमान और निकोबार से 370 किलोमीटर उस पार पूर्व में गिना जाएगा। ये दोस्तों होता है दरियाई कानून। अब दोस्तों चीन की बात करें तो पूर्वी चीन के समुद्र में रियुक्यू और सेनक्याक्यू नाम के दो समुद्री टापू या दो समुद्री आइलैंड चीन के हुआ करते थे, जो न चाहते हुए भी चीन ने 100 साल से भी पहले जापानियों के सामने सरेंडर कर दिए थे। कब किए थे तो साल 1879 और 1895 में, यानी कि 125 साल से भी ज्यादा पहले की बात है ये। और तब से ये दोनों टापू जापान के कंट्रोल में थे और चीन को उससे कोई परेशानी भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही चीन को पता चला कि उन दोनों आइलैंड के पास तेल के और नैसर्गिक गैस के भंडार मिले हैं, तब से चीन इन दोनों टापुओं को अपना बताने लगा। और आज इन दोनों आइलैंड के कारण जापान और चीन के बीच बहुत बड़ी और सेंसिटिव दुश्मनी हो गई है। फिलीपींस और चीन के झगड़े की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर यह नक्शा देखिए। फिलीपींस के पास स्कारबोरो नाम का एक आइलैंड आया हुआ है। यह आइलैंड और उसका दरिया विस्तार भी नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्कारबोरो आइलैंड जो है वो चीन से 350 नॉटिकल माइल दूर है, यानी कि समुद्री कायदे के मुताबिक 200 नॉटिकल माइल से बहुत ज्यादा दूर, जबकि वो फिलीपाइंस से 135 नॉटिकल माइल दूर है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल की रेंज के अंदर आ जाते हैं। तो कायदे से ये आइलैंड किसका हुआ? फिलीपींस का ना। लेकिन चीन कहता है कि 13वीं शताब्दी में हमारे एक नाविक ने दूर से इस स्कारबोरो आइलैंड को देखा था और नक्शे में इसकी नोट ली थी, इसलिए ये हमारा हुआ। सोचिए दोस्तों, 13वीं सदी में जब चीन स्वतंत्र भी नहीं था, वो खुद मंगोलों का गुलाम था और मंगोलों के एक नाविक ने इसे दूर से देखा था, इसलिए ये आइलैंड चीन अपना बताता है। फिलीपींस ने इंटरनेशनली ये मुद्दा उठाया था और इंटरनेशनल कोर्ट में भी फिलीपींस की जीत हुई थी। फिर भी चीन इसे अपना बताता है और इस पर अपना हक जाने देने के लिए तैयार नहीं है। फिलीपींस को तो ये देने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसीलिए फिलीपींस भारत से हथियार मंगवाता है, भारत इसे हथियार देता भी है और आज फिलीपींस भी भारत के हथियार और सहायता से चीन से लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद बात करें दक्षिण कोरिया की, तो दोस्तों दक्षिण कोरिया के साथ भी चीन के एक सोकोट्रा नाम के आइलैंड की लड़ाई है और इस आइलैंड की लड़ाई भी वहां के नीचे जब खनिज तेल मिला उसके बाद शुरू हुई। अब चीन और दक्षिण कोरिया के बीच बहुत ही कम दरियाई विस्तार है, इसलिए EEZ के कानून के मुताबिक जहां पर दरियाई सीमा बहुत कम हो और दो देशों की दरियाई सीमा जब आपस में ओवरलैप करती हो, तब कानून ये है कि उन दोनों देशों के दरिया किनारे के बीच जो भी पॉइंट आता है या जो भी बीच वाली सीमा रेखा होती है, वहां से उस दरिये को दोनों देशों में बांट देना चाहिए। और EEZ के कानून के मुताबिक ये आइलैंड साउथ कोरिया के अंदर में आता है, फिर भी चीन इसे अपना बताता है। हमारे भारत में पड़ोसी धर्म की व्यवस्था है, लेकिन चीन का पड़ोसी अधर्म सहने वाले जिन देशों की मैंने बात की, इनके अलावा रसिया, ब्रुनेई, मलेशिया, तजाकिस्तान, लाओस, इंडोनेशिया और भारत, पाकिस्तान जैसे कई सारे देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन के समुद्री या जमीनी विवाद है। आज एक साथ 22 देशों के साथ चीन का झगड़ा है और सबसे गंभीर गुस्ताखी चीन ने नवंबर साल 2013 में की थी, जब चीन ने पूर्वी चाइनीज समुद्र को पूरा का पूरा अपना बना लिया और उसे अपना एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जाहिर कर दिया। और वहां से आने जाने के लिए किसी भी इंटरनेशनल एयरलाइंस को चीन की परमिशन लेनी आवश्यक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा समुद्र जैसे चीन के बाप का हो, कोई उसकी परमिशन के बिना वहां से आ जा भी नहीं सकता। और जापान के लिए तो ये बहुत ही बड़ी मानहानि है, क्योंकि इस समुद्र में जापान का भी हिस्सा है
और सेनकाकू आइलैंड पर जाने के लिए जापान को अगर चीनियों से परमिशन लेनी पड़े तो वो तो पूरा आइलैंड इसका मतलब चीन का हुआ। और अगर ऐसा हुआ तो 200 दरियाई माइल की जो सीमा रेखा इंटरनेशनल बॉडी ने बनाई है उसका मान भी कहां रहा। और चीन की ऐसी दावेदारी या दादागिरी ये बयां करती है कि अभिमान से चीना नहीं लेकिन हान के रूप में अपने आप को पहचानने वाले करीब 1.25 अरब हान वंशी चाइनीज अपने आसपास के देशों को और उनके भौगोलिक स्थानों को अपना बनाने का अपना नैसर्गिक अधिकार मानते हैं। और सालों पुरानी वो मान्यता आज भी उनके दिमाग में है और इसीलिए चीन उनके पड़ोसियों के लिए दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा आक्रामक होता रहता है। चीनियों की एक पैटर्न है दोस्तों, वो बाघ की तरह 3 कदम आगे और 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर 3 कदम आगे फिर 2 कदम पीछे। अगर कोई सीधा आपकी ओर आ रहा है तो आप ललकार समझकर उसका सामना करोगे, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे बढ़ोगे वो 2 कदम पीछे जाएगा। फिर जैसे आप शांत होगे वो 3 कदम आगे आएगा, फिर जैसे ही आप एक्टिव होगे वो 2 कदम पीछे जाएगा। ऐसे अल्टीमेटली वो आगे ही आगे आएगा। ये उसकी युद्ध नीति है दोस्तों। और क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही धीरे से होती है, दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि चीन ने कब उनकी चीज हथिया ली है। इसमें पीढ़ियां भी गुजर सकती है और सदियां भी। अपनी विस्तारवादी नीतियों के लिए चीन इसके लिए आक्रमण भी करेगा और अगर ऐसा हुआ तो उसका सबसे पहला भोग ताइवान बनेगा और उसके बाद चीन भारत पर भी हमला करने की सोच सकता है। आज अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा चीन अपना बताता है। चीन इसके लिए हमला करेगा ये न सिर्फ एक धारणा है लेकिन चीन इसके लिए तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन भारत भी आज मजबूत है। अगर ऐसा हुआ तो भारत इसका प्रतिकार करने के लिए सक्षम है। चीन और भारत की अगर कोई लड़ाई होती है तो हो सकता है कि रशिया न्यूट्रल रहे, लेकिन यूएस और वेस्टर्न फोर्सेस ये कभी नहीं चाहेगी कि भारत के भी कुछ विस्तार को हथिया कर चीन और बड़ा बन जाए, भारत और कमजोर बन जाए और पूरे एशिया में चीन एक महासत्ता बने। इसलिए हमारे पास भी कई सारे देश खड़े हो गए, लेकिन हमें मेंटली दूसरों के सपोर्ट के बिना लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये लड़ाई हुई तो ये लड़ाई हमारी खुद की होगी और इसे हमें हमारे तरीके से लड़ना होगा। क्योंकि एक सिटीजन, एक देशवासी के रूप में हमें इसके लिए हमेशा तैयार और प्रतिकार करने योग्य रहना चाहिए। अगर छोटा सा ताइवान चीन से डरता नहीं है तो हम क्यों डरे। पर इसके साथ एक बात याद रहे कि देश के किसी भी मुद्दे से ज्यादा देश की सुरक्षा भारत के लिए पहला मुद्दा होना चाहिए। पर हमारे यहाँ बदनसीबी इस बात की है दोस्तों कि कोई भी देश की सुरक्षा के ऊपर बात करने को तैयार नहीं। चुनाव के मुद्दों में भी अंबानी, अदानी, फलाना ढिमकाना सब कुछ चलता है, लेकिन देश की सुरक्षा तो कोई अनाथ आश्रम का बालक हो ऐसे उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। और इसके ऊपर ही हमें अभी विचार और फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों बने रहे द नॉलेज के साथ। मैं ऐसे ही कुछ और वीडियोस अगले कुछ दिनों में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे सदस्य हैं तो बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।